यूजली मैक्सिमम इश्यूज इंडियंस में जो है, इंडियंस में स्पेसिफिकली मैंने एक चीज़ देखी है कि रेगुलरली वो अपने इश्यूज को बर्डन उसका बनने देंगे, उसको ओवरलैप होते रहने देंगे, तो उनके जो भी इमोशनल इश्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, दिन के दिन निकलते जा रहे हैं, महीने के महीने, साल के साल। उनका जो इशू आज से 10 साल पहले था, फाइनेंशियल इशू, करियर का इशू, उनकी फैमिली से रिलेटेड इशू, उनका रिलेशनशिप का इशू, जो भी इश्यूज आज से, अल्कोहल का इशू, स्मोकिंग का इशू, 10-10 साल 20-20 साल से वही इशू है, वो पाइल अप होता जा रहा है। और जब ये इशू पाइल अप होते जाएंगे, अचानक से वो कोई ना कोई डिसऑर्डर में तब्दील होंगे ही होंगे, ये फॉर श्योर है। तो जो प्रिवेंटिव है, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट इंडिया में बहुत लोग सीख कर रहे हैं, एडिक्शन का ट्रीटमेंट बहुत लोग सीख कर रहे हैं, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट सब लोग सीख कर रहे हैं, पर किसी का प्रिवेंशन सीख नहीं कर रहे। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं डायबिटीज़ के लिए प्रिवेंशन सीख करते हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बहुत सारे और चीज़ों के लिए जो लोग प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है इंडिया में, तो लोग करेक्टिव मेजर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो इसको एक्नॉलेज ही नहीं करते इस प्रॉब्लम को, कि उनको लग रहा है कि यार ब्रेकअप हो गया, क्या बात होगी, लेकिन वो ब्रेकअप का क्या इम्पैक्ट हुआ, उसने क्या पाइलअप बनाया आपके माइंड में, हमको नहीं मालूम। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने कौन सी चीज़ बिठा ली, आपके बिहेवियर में क्या चेंज आ गया, क्या आपने मेमोरीज या कुछ ट्रॉमा आपने एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं मालूम। लेकिन साल भर साल बीतते गए, वो बड़ा बड़ा होता गया, और अचानक से वो कोई डिसऑर्डर में हुआ, फिर अचानक से वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। अब साइकेट्रिस्ट जो, जब इतने साल का जो बिल्डअप होके अगर कोई साइकेट्रिक इशू प्रॉब्लम आई है, तो वो उसको इमीडिएटली सॉल्व नहीं कर सकता। तो आपकी मेडिकेशन स्टार्ट होती है 3 महीने की, पहले फिर 6 महीने की, फिर साल की, फिर 2, ऐसे 3-3 साल 4-4 साल मेडिकेशन लेते हुए निकल जाते हैं। मेडिकेशन के साथ वो काउंसलिंग भी नहीं लेते, तो उससे क्या होता है कि मेडिकेशन सिम्टम्स से रिलीफ दे रही है, पर उनको एम्पावर नहीं कर रही कुछ बहुत ज़्यादा बेटर बनने के लिए, या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंजेस करने के लिए लाइफ में, या इस चीज़ से पूरी तरीके से बाहर आने में हेल्प नहीं कर रही। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, शिकार भी हो जाते हैं दवाइयाँ ज़्यादा टाइम लेने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट का। और फिर जो पहले से इशू था वो तो था, फिर दूसरा इशू आ गया कि जो दवाइयाँ हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। तो फिर उसके बाद वो सोचते हैं चलो हम काउंसलर के पास जाते हैं, और जब वो काउंसलर के पास आते हैं पाइलअप, इतना बड़ा पाइलअप लेके, फिर उसके बाद साइकेट्रिक मेडिकेशन का रेसिड्यू लेके, और फिर वो सोचते हैं कि काउंसलर अब एक जादू की छड़ी चलाएगा, बहुत कुछ मैजिक वैंड चला देगा उनके ऊपर, आज एक सेशन। तो इसी में एकदम इमीडिएटली वो काउंसलर से पूछेंगे सर कितने सेशन लगेंगे, ठीक है। अगर काउंसलर ने बोल दिया 10 सेशन, तो शायद वो काउंसलिंग लेने की प्रोसेस भी स्टार्ट ना करे। अगर काउंसलर ने ऐसा बोल दिया, उनको लगा अरे बाप 10 सेशन मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि वो 3 साल इतने मंथ्स इस इश्यूज से, या 10-10 साल इस इश्यू से सफ़र करके आए, तो उसको उससे बाहर निकलने में आपको टाइम तो लगेगा इमीडिएटली। फिर अगर हम उनको बोले कि सर 2-3 सेशन में कुछ हो जाएगा, तो उनको बहुत अनरियलिस्टिक ये गोल्स हो गए, हम उनको गलत गोल्स दे रहे हैं, उनको फिर इफेक्ट नहीं आएगा। थोड़ा बहुत इफेक्ट उनको आता है फर्स्ट सेकंड सेशन के बाद, तो उनको काफ़ी बेटर फील होता है, लेकिन उनको लगता है हम सुपरमैन बन गए, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो काउंसलिंग लेना छोड़ देते हैं 2-3 सेशन के बाद। दवाइयाँ छूट गई, काउंसलिंग 2 सेशन के बाद छोड़ दिए, लेकिन काउंसलिंग के बाद क्योंकि जो इश्यूज थे वो स्टार्टिंग में थोड़े और हाईलाइट होने लग जाते हैं, जो दबी हुई चीज़ें वो उठ जाती है, तो उसको एड्रेस करना भी ज़रूरी होता, तो वो नहीं होता। तो 2-3 सेशन लेके काउंसलिंग छोड़ दी, उसके बाद आगे 3-4 महीने के बाद, कभी कभी 6 महीने के बाद, कभी कभी 1 साल के बाद अचानक से वो उनके जो इश्यूज है और डबल हो जाते हैं, क्योंकि मेडिकेशन नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, इश्यूज वैसे पाइलअप होते जा रहे हैं। वापस से वो काउंसलर के पास गए, सर याद है सर मैं 1 साल पहले आया था। मैंने बोला हाँ 1 साल पहले आए थे, लेकिन उसके बाद आपको फॉलोअप दिए थे सेशंस। हाँ सर मुझे टाइम नहीं मिला, फिर वापस से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि प्रिवेंटिव काउंसलिंग क्यों ना सीख की जाए। आपकी फैमिली में कोई अभी एडिक्ट हो रहा है, कोई सब्सटेंस के साथ या अल्कोहल के साथ, या नई सिगरेट किसने स्टार्ट की, या आपकी रिलेशनशिप के अंदर जो इश्यूज है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी आपकी पहली फाइट हुई, या पहली बार आपके पार्टनर ने आपके ऊपर हाथ उठाया, या पहली बार आपकी इन-लॉज के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ, या पहली बार आपका कोई ब्रेकअप हुआ, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ। आपकी लाइफ में कोई भी पहली बार आपकी लाइफ में आपके बिजनेस में लॉस हुआ, तो ये सब इंसिडेंट्स, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में बस पहली बार हुए, पर आपको उस टाइम पे ही आके इसका आप कंप्लीटली आप निवारण कर लो। क्योंकि क्या होगा कि ये इंसिडेंट होंगे, आप बाद में वापस ऐसे इंसिडेंट्स को अट्रैक्ट करोगे, और धीरे धीरे जब पाइल अप होगा तो इतनी जल्दी एड्रेस नहीं किया जा सकेगा इशू।
तो प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ अगर काउंसलिंग इंडिया के लोग लेने लग जाए और इंडिया की मेंटल हेल्थ सुधर जाए तो इंडिया की प्रोडक्टिविटी, खासकर जो यंगस्टर्स है, जो मेन हमारा जो वर्क फोर्स है, वो प्रोडक्टिविटी अटमोस्ट परफॉर्मेंस पे चलेगी। तो इसलिए काउंसलिंग की अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस जितनी की जा रही है उतनी कम है, लेकिन मेन है कि जो लोगों तक ये चीज़ शायद नहीं पहुंच रही है कि प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ मेजर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। करेक्टिव मेजर्स तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। करेक्टिव मेजर्स में मेडिकेशन हो सकता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर हो सकता है, साइकेट्रिक मेडिकेशन हो सकती है, बहुत सारा काउंसलिंग सेशन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए रिसोर्स फाइनेंशियली इंटेंसिव हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल भी आपको इन्वेस्टमेंट हैवी भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लिया अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे, क्योंकि आपका इश्यू जस्ट स्टार्ट हो रहा है।